अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जियो न्यूज पर, लेकिन मैं हूं सना बुच्चा। क्रिकेट फीवर पाकिस्तान में इस वक्त गर्म है और हर कोई बात कर रहा है क्रिकेट की और उस मैच की जिसमें फैसला होगा कि कौन सी टीम बेहतर है, इंडिया या पाकिस्तान। ये मैच तो देखेंगे मनमोहन सिंह और यूसुफ रजा गिलानी साहब मिलकर। दूसरी तरफ सेक्रेटरी दाखिला की जो मुलाकात है पाकिस्तान और भारत की, वो उसका पहला दौर भी मुकम्मल हो चुका है। मगर जहां तक क्रिकेट की बात है तो रहमान मलिक साहब जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा हम आपको सुनाते हैं। मैंने कल एक वार्निंग दी थी कि भाई को मैच फिक्सिंग ना हो, इस दफा मैं बड़ी गहरी नजर रखा हूँ और अगर कोई ऐसी चीज हुई तो वी आर गोइंग टू टेक एक्शन। इस बयान के बाद रहमान मलिक साहब को ढेरों क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। उन्होंने अपनी टीम को दुआएं नहीं दी, इनकरेजमेंट नहीं दी, बात की तो मैच फिक्सिंग की, ऑफ कोर्स व्हिच लेफ्ट अ बैड टेस्ट इन एवरीवनस माउथ। रहमान मलिक साहब ने कराची पर भी बहुत सारी बातें की, नजर डाल लेते हैं लेकिन हेडलाइंस पर। कल मैं तकरीबन पूरे कराची में घूमा तो मुझे इतनी खुशी हुई, कितने बहादुर है मेरे कराची के बहन भाई। एक तरफ टारगेट किलिंग रिपोर्ट हो रही है और वो आपकी जिंदगी बिल्कुल वैसी जो बात की खुदा की कसम लाजवाब थी। कराची में हलाकतों का सिलसिला जारी, सिर्फ रवा माह में मरने वालों की तादाद 210 हो गई। अमन की आशा की रोशनी बिखरने लगी। नई दिल्ली में पाक भारत दाखिला सेक्रेटरीज के मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। वजीर आजम सेमीफाइनल देखने भारत जाएंगे और पहले से किए गए फैसले पर आज काबीना को एतमाद में भी लिया। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। शहबाज शरीफ का कहना है कि मैं रेमंड डेविस को रिहा करने के हक में नहीं था, रिहाई में कोई किरदार साबित हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा। मैं अब भी आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर मुस्तकबिल में कभी ये बात साबित हो जाए कि मैं इसमें मुलव्वस था, दियत और किसास के मामले में मुलव्वस था, तो मैं अपने उस ऐलान पर कायम मैं फिलहाल इस्तीफा दे दूंगा। खुदा किसी किसी को ये कमाल देता है। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक का कहना है कि मीडिया रेमंड डेविस का मामला भूल जाए। रेमंड डेविस इज अ डेड केस। ये गर्दान है, पढ़ते थे ना, अब गर्दान, ये गर्दान एक दफा पढ़ो या 10 दफा पढ़ो, एक ही बात होती है। जैसे मैंने कल कहा था, नो कमेंट्स एंड लेट मी टेल यू इन द नेशनल इंटरेस्ट, नॉट इन टू मेक अ बैड न्यूज एज अ गुड न्यूज। मैं आपको करूं कि इसको भूल जाओ, खत्म हो गई। और तलबा में उम्मीद जगाने वाला उस्ताद खुद जिंदगी से मायूस हो गया। दाऊद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल ने कॉलेज की छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। एंड वेलकम टू द शो। 2011 का तीसरा महीना यानी कि मार्च अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन मौसम के तेवर पहले ही बदलने लगे हैं। एक तरफ क्रिकेट फीवर जोरों पर है तो दूसरी जानिब पाक भारत मुज़ाकरात की गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी है। जबकि कराची में भड़कने वाली टारगेट किलिंग की आग ने सियासत और मईशत को पहले ही झुलसा रखा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये मामला हुकूमत की तरजीहात में शामिल है ही नहीं, ना अपोजिशन की है ना हुकूमत की तरजीह है। यूं तो ड्रोन अटैक्स पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही शोर मचाती हैं, लेकिन कुछ पार्टीज की तो सियासत ही ड्रोन और अमरीकी मुखालफत पर जिंदा है। पाकिस्तान में पहला ड्रोन हमला 18 जून 2004 को किया गया था और जब से लेकर आज तक 232 ड्रोन अटैक्स किए जा चुके हैं। 2011 में 1 जनवरी से आज 28 मार्च तक 20 ड्रोन हमले किए गए हैं, जिनमें 140 अफराद हलाक हुए हैं। जबकि इन्हीं 3 महीनों के दौरान सिर्फ कराची की टारगेट किलिंग में मरने वालों की तादाद एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 440 से ज्यादा है। आदाद और शुमार के मुताबिक इस साल जनवरी में 116, फरवरी में 106 और मार्च के 28 दिनों में अब तक 218 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं। लेकिन अलमिया यह है कि ड्रोन्स पर सियासत चमकाने वाले कराची में बहते खून पर या तो चुप साध लेते हैं या फिर रिवायती बयानात और रस्मी मजम्मत करके बरियोजमा हो जाते हैं। मैं आज तहरीक इंसाफ की तरफ से पाकिस्तानी हुक्मरानों को ये कह रहा हूं कि 1 महीना है आपके पास, महीने में आपने ड्रोन अटैक बंद ना किए तो तहरीक इंसाफ पेशावर में 3 दिन का धरना देगी उस सड़क पे जिधर से नेटो के ट्रक जाते हैं सामान लेके। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कुछ अरसा कबल 12 मई का ढोल पीटना शुरू किया था, लेकिन अब उन्होंने ड्रोन्स की बीन बजाना शुरू कर दी है। बीच में रेमंड डेविस का मामला भी आया, लेकिन इमरान खान ही क्या, इस मामले पर ANP ने भी दोहरा मयार इख्तियार कर रखा है। एक जानिब वो सिंध और वफाक में हुकूमती इत्तेहादी हैं तो दूसरी जानिब अपोजिशन की तरह रोना धोना करते नजर आते हैं, लेकिन हुकूमत छोड़ने पर भी तैयार नहीं। इसी तरह MQM ने भी कराची पर साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं की पॉलिसी इख्तियार कर रखी है। पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान रूठने और मनाने के खेल और सियासी जमातों की आंख मचोली ने कराची को लहू लहान कर दिया है। मैं अपनी सारी पार्टियों से, उनकी लीडरशिप से अपील करूंगा, जो इंटेलिजेंस मैंने आज देखी है
उसके मुताबिक पार्टीज में काली बेड़े हैं। और मैं ओपनली कहूंगा, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, काली बेड़े हैं, प्लीज क्लियर देम। अब तो हुकूमत ने भी तस्लीम कर लिया है कि कराची में हलाकतों की एक बड़ी वजह सियासी चुपकलिश और शहर में पाए जाने वाले गैर कानूनी असलहे की फरावानी है। ANP समेत कई सियासी जमातें कराची को असलहे से पाक करने का मुतालबा तवातुर से करती रही हैं, लेकिन MQM का मौकफ है कि पूरे मुल्क को पहले डीवेपनाइज किया जाए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इस लिहाज से इस हवाले से एक बिल भी सेनेट में पेश करने जा रही है। ये तो बात थी गैर कानूनी असलहे की, लेकिन आज ही ननकाना साहब के DPO ने सरकारी पिस्टल से अपनी कनपट्टी पर गोली मार ली। हॉस्पिटल में उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि कराची में पेश आने वाले एक और अलमनाक वाकये में दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल सलमान बलोच ने कॉलेज की चौथी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। ये हाल है कराची का, जहां पे टारगेट किलिंग्स भी जोर और शोर से जारी हैं और प्रिंसिपल हैं जो कॉलेज के, उन्होंने खुदकुशी कर ली। लेकिन इसकी असल कहानी क्या है, इससे भी हम आपको अपडेट करने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर लेनी हमें एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे रेमंड डेविस मामले की। रेमंड तो चला गया अमेरिका, लेकिन अपने पीछे बहुत से सवालात छोड़ गया। एंड वेलकम बैक टू लेकिन अमरीकी शहरी रेमंड डेविस तो रिहाई पाने के बाद खुसूसी तैयारे के जरिए मुल्क से रवाना हो गया, लेकिन अपने पीछे बहुत से सवालात छोड़ गया है। एक जानिब वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक का कौम को मशवरा है कि डेविस के मामले को भुला दिया जाए, तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून इस मामले पर अभी तक अपनी पोजीशन क्लियर करने में लगी हुई है। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि अगर डेविस की रिहाई में उनका किरदार साबित हो जाए तो वो इस्तीफा दे देंगे। इस केस के बारे में मुस्लिम लीग नून का मौकफ बताने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं शहबाज शरीफ के मुशीर परवेज मलिक साहब। परवेज मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें ज्वाइन किया। लेकिन मैं ये सिर्फ जानना चाहूंगी कि रहमान मलिक साहब कहते हैं कि मीडिया जो है रेमंड डेविस का जो मामला है उसको भुला दे। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि उनको कोई इल्म नहीं है कि उसको यहाँ से किसने रिहा कराने में मदद की। आप समझते हैं वाकई शहबाज शरीफ साहब को कोई इल्म नहीं था? देखें, शहबाज शरीफ साहब ने ये ऐसे बात की है कि जी वो ये एक प्योरली जुडिशल मैटर था और वो एक जुडिशल ऑर्डर के तहत हुए हैं। इसमें पंजाब हुकूमत का या किसी और एग्जीक्यूटिव का इसमें कोई रोल नहीं था। और हमने तो बारहा कहा है कि अगर आप चाहें, अगर कौम चाहे तो मतलब यहाँ मरकजी हुकूमत चाहे तो किसी किस्म का कमीशन जुडिशल बना दे, किसी और किस्म का बना दे, जिसमें जो सच और झूठ अलग अलग हो जाए, मिक्सअप ना हो। तो ये एक्चुअली दिस इज दी वर्जन जो हम कह रहे हैं, जिस तरह हम कह रहे हैं कि जी खुदा न खास्ता हमारा पंजाब हुकूमत ने अपना जो भी उसकी ड्यूटी थी राइट फ्रॉम द डे कि जी FIR दर्ज हुई, हमने बिल्कुल लीगल तरीके से उसको किया है, उसी तरह परसू किया है। आज भी पासपोर्ट जो है वो पंजाब हुकूमत के पास मौजूद है। तो पंजाब हुकूमत का इसमें कोई रोल नहीं रहा। किसी गुस्सा को कोई तंग नहीं किया गया, कांटेक्ट नहीं किया गया, प्रेशराइज नहीं किया गया। तो इट्स प्योरली जुडिशियल एक फैसला हुआ है और कोर्ट के ऑर्डर के तहत वो उनको रिलीज किया गया है। लेकिन जो कोर्ट में कहा गया है, जो तासुर दिया जा रहा है वो यही है कि फेडरल हुकूमत से मुलव्वस है। दूसरी तरफ ये भी राना सनाउल्लाह साहब ने खुद कहा कि पासपोर्ट तो उनके पास है ही, लेकिन जो उनके वर्सा हैं फहीम और फैजान के, वो भी रावलपिंडी में हैं, जबकि ये केस चल रहा है कि पता नहीं कहाँ गए। तो क्या वाकई पंजाब हुकूमत को पता नहीं है या वाकई ये पता है कि रावलपिंडी में है? नहीं, एक्चुअली ये पंजाब हुकूमत को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कहाँ चले गए, कौन उनको लेके चला गया और उन्होंने क्यों अवॉइड किया। और हम तो ये कहते हैं उनको आकर अवाम के सामने आके बिल्कुल सच बात करनी चाहिए और हमें तो इस पे पर्दा नहीं। तो राना सना साहब ने ये क्यों कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने ये क्यों कहा कि वो रावलपिंडी में है उनके वर्सा? देखिए, वो वर्सा में तो हो सकता है कि जी रावलपिंडी में कुछ हो, कुछ कहीं और हो। हमें तो कोई ऐसे फर्म किस्म का एड्रेस नहीं पता कि जहाँ वो मौजूद है। अगर कोर्ट में अब ये चीज चैलेंज हो गई हुई है, कोर्ट उनको तलब भी कर सकती है, कोर्ट पंजाब हुकूमत को भी तलब कर सकती है। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल चीजें वक्त के साथ बाहर आ जाएंगी जी। और कौम को बिल्कुल पता लग जाएगा जी इसमें किस आदमी ने क्या रोल अदा किया और किस हुकूमत ने इसमें कुछ अपना पार्ट प्ले किया है। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब अगर रिहाई के हक में नहीं थे रेमंड डेविस की, तो उन्होंने जो अपना एहतजाज है वो कहीं रिकॉर्ड कराया है? उनका जो कोई मौकफ है वो अवाम के सामने तो नहीं आया, सिर्फ ये आया है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर वहाँ पे कोई मेरी इन्वॉल्वमेंट सामने आती है। तो एहतजाज के मुताबिक होगा, उसके तहत ही उनको डील किया जाए। अगर उनकी इम्यूनिटी थी तो इम्यूनिटी दी जाए, अगर उनकी दियत का मामला है तो वो जैसे उनके वर्सा ने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, एग्रीमेंट किया है, तो वो उसके तहत रिहाई पे तो हम नहीं इतराज कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। ये एक प्योरली जुडिशियल और कानूनी फैसला है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है।
मगर उस रेमंड डेविस पे फसाद फिल अर्ज का केस क्यों नहीं किया पंजाब हुकूमत ने? इसमें कोई कमी तो नजर आती है पंजाब हुकूमत की तरफ से? नहीं, हमने पूरी अपनी कार्रवाई हर तरह की इसमें कवर की है जी। और हमने, आपको याद होगा कि ये गाड़ी वाले मामले में भी यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसी को कांटेक्ट किया, क्योंकि हमें कहा गया थ्रू फॉरेन ऑफिस, वहां से भी हमें कोई अभी एविडेंस नहीं मिल रहा। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो चीज रजिस्टर होगी है वो कानून के मुताबिक उस पे अमल होगा। मलिक साहब, आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा कि अगर पंजाब हुकूमत का इसमें कोई रद्द अमल नहीं था, कोई अमल दखल नहीं था, फेडरल हुकूमत इस पर कहती है कि भूल जाए, तो फिर ऐसी कौन सी फोर्सेज हैं जो इतनी एक्टिव हैं कि आपकी आंखों के नीचे से एक बंदा चला जाता है और आप लोगों को पता ही नहीं है, आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है उसमें? तो चला गया है, हम ये नहीं कह रहे कि उनको उठा के ले गए हैं या वो एक जुडिशियल ऑर्डर के तहत गया है। और हम तो ये कहते हैं कि जी एक्चुअली ये बड़ी अनपॉपुलर डिसीजन है, जो कोर्ट की डिसीजन है इन द आईज ऑफ पब्लिक ये चाहती थी कि उनके साथ। मलिक साहब, मगर पासपोर्ट उसका आपके पास है, इवन अगर जुडिशियल ऑर्डर पे गया है तो पासपोर्ट तो आपके पास है, तो कम से कम सही तरीके से तो जाता ना। जुडिशरी तो इसको सही तौर पर सही चीजें करती है, तो ये पासपोर्ट आपके पास लेके फिर भी चला गया और जुडिशियल ऑर्डर है। देखिए, वो जुडिशियल ऑर्डर उनको हैंडओवर उनके लोगों को किया गया ना, पंजाब हुकूमत को तो वो हैंडओवर नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब अपने कानून के मुताबिक जब मुलजिम जेल से छूटता है तो वो अपने फ्री मैन वो अपने रिश्तेदार दोस्तों के साथ चला जाता है। वो ऐसी तो नहीं बात कि पंजाब हुकूमत की कस्टडी में वो चला गया। कस्टडी उस वक्त खत्म हो जाती है जब जज उसको बेल दे देता है और कोई ऑर्डर कर देता है और उसमें फिर जो शराइत होती है वो पूरी हो जाती है। तो वर्षा को प्रेशराइज नहीं किया पंजाब हुकूमत ने, ना कि किसी और हुकूमत ने, तो फिर ये प्रेशराइज नहीं हुए, ये उनकी अपनी मर्जी थी? बिल्कुल, मैंने ये कहा कि अगर कोई प्रेशराइज करने के लिए जिस किस्म की भी आप चाहें कि कोई इंक्वायरी करें, कमीशन के आगे करें, तो वी आर विलिंग टू बिल्कुल पार्टिसिपेट इन दैट कमीशन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज मलिक साहब, हमें ज्वाइन करे थे, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी और परवेज मलिक साहब ने बहुत कैटेगोरिकली ये कहा है कि कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी और अगर कोई इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन भी कायम कर दी जाती है इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो उनको इससे कोई एतराज नहीं होगा। यहाँ पर अब हम जानते हैं क्रिकेट की तरफ। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत सेमीफाइनल को टूर्नामेंट का सबसे सनसनीखेज मैच करार दिया जा रहा है। इस वक्त सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इस मुकाबले पर लगी हैं। लेकिन दूसरी जानिब खेल की इस गर्मा गर्मी के दौरान नई दिल्ली में सियासी सरगर्मियां भी उरूज पर हैं। दोनों ममालिक के फॉरेन सेक्रेटरीज की मुलाकात हो चुकी है, जबकि सेमीफाइनल के मौके पर वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी भी मोहाली स्टेडियम में मौजूद होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी साहब भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह के साथ मैच देखने के अलावा सिफारती अमन का छक्का लगाने की कोशिश भी करेंगे। भारत में जारी क्रिकेट और सियासत के इस खेल की अपडेट्स के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं मनीष तिवारी साहब, हु इज द स्पोक्समैन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। मनीष तिवारी साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें ज्वाइन किया। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात तो बहुत अरसा पहले खटाई में चले गए थे, उसके बाद बहुत सारे एफर्ट्स भी हुए। आज एक तरफ हम देख रहे हैं कि क्रिकेट मैच है जहां पे मनमोहन सिंह साहब और यूसुफ रजा गिलानी साहब साथ बैठेंगे। दूसरी तरफ फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की टॉक्स जो है उनका भी आज पहला दौर मुकम्मल हो गया है। इंडिया में सेंटिमेंट्स क्या हैं? देखिए, भारत में जो जज्बात हैं वो सदा यही रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ दोस्ताना और सौहार्दपूर्ण रिश्ते होने चाहिए और सदा से भारत की जो सरकारें रही हैं वो इसी के ऊपर पहल करती रही हैं, पेशकश करती रही हैं। वाकया कुछ ऐसे बने हैं कि जब भी कोई पहल आगे बढ़ी है तो कुछ इस तरह का हादसा हो गया है जिसके कारण बातचीत रोकनी पड़ी है। और जहां तक हिंदुस्तान के अवाम का सवाल है या हिंदुस्तान के हुक्मरानों का सवाल है, सदा से मंशा यही रही है कि पाकिस्तान से सौहार्दपूर्ण संबंध बने। मनीष साहब, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि जब भी कोई आया है, जब भी इस तरह से हमारे क्रिकेट मैचेस पर मुलाकातें हुई हैं, चाहे इंडियंस पाकिस्तान आए हों या पाकिस्तानीज इंडियंस इंडिया गए हों, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई पेशरफ्त आगे बढ़ती है। मुशर्रफ साहब वॉज एन एक्सेप्शन केस, वो हमने देखा कि वहां गए, कुछ चीजें मामला आगे भी बढ़े, लेकिन उसके बाद ऑफकोर्स ना वो रहे ना वो हालात रहे। आप क्या समझते हैं? आर क्रिकेट मैचेस अ ग्रेट वे टू स्टार्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस? देखिए, सवाल ये है कि कूटनीति अपनी जगह है और खेल नीति अपनी जगह है और कहीं अगर इनमें समन्वय होता है, तालमेल होता है, इत्तेफाक होता है तो उससे कोई अगर अच्छी बात निकले उस चीज की उम्मीद जरूर रखनी चाहिए।
और तिवारी साहब, आखिर में ये जानना चाहूंगी, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि मनमोहन सिंह साहब जो हैं वो चाहते हैं कि अमन हो, वो चाहते हैं कि मामलात आगे बढ़े पाकिस्तान के साथ, लेकिन उनको बहुत ऑपोजिशन का सामना रहता है। आप क्या समझते हैं, इसमें कोई सच्चाई है? लोगों से, पॉलिटिशियन से, शिवसेना साहब की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। देखिए, चाहे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हों और चाहे यूपीए के और कोई घटक दल हों, सभी का ये मानना रहा है कि पाकिस्तान से सौहार्दपूर्ण दोस्ताना रिश्ते होने चाहिए, पर इसके साथ साथ जो मैंने बात पहले कही थी कि कुछ जो चीजें भारत ने पाकिस्तान के समक्ष रखी हैं, जिनके ऊपर हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और वो 26/11 से जुड़ी हुई हैं, अगर उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी तो भारत में और खासकर भारत के लोगों में जो इस कूटनीति को आगे चलाने का माहौल है वो जरूर और अग्रसर होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मनीष तिवारी साहब, स्पोक्समैन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, हमें ज्वाइन कर रहे थे और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। उन्होंने यही कहा कि एक मैच में दो प्राइम मिनिस्टर साथ तो बैठेंगे और मामलात आगे भी बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन ऑफ कोर्स जो इश्यूज हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जो 26/11 से रिलेटेड अनसॉल्व्ड रिस्पॉन्स है, जो अनसॉल्व्ड इश्यूज हैं, वो उनको एड्रेस करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि पाकिस्तान को ये मैच जीतना जरूरी है। यहाँ पर लेंगे हम एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आकर हम बात करेंगे कराची में जारी टारगेट किलिंग्स की। कराची की टारगेट किलिंग्स में मुसलसल इजाफा। आज एक बड़ी कार्रवाई हुई है न्यू कराची में, जहां पर एक अजमल नामी इन शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो कि 100 से ज्यादा टारगेट किलिंग्स में मुलव्विस है। इस पर भी बात करेंगे और कराची की मजबूरी सूरत हाल पर भी ब्रेक के बाद में जारी रहती है। इस शहर का अमन गारत हो चुका है और आज इस हैसियत है कि इस शहर के बूढ़े बाप अपने कांधों पर अपने जवान बेटों के राखे उठाते उठाते थक चुके हैं। लेकिन जब भी इस शहर में खूनरेजी होती है, इस शहर और इस मुल्क के अंदर मौजूद हुकूमती जमातें जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर निशानदेही करती नजर आती है। मैं ये समझता हूँ कि इस इल्जाम तराशी में ये तमाम की तमाम सियासी जमातें बिल्कुल दुरुस्त होती हैं। आज कराची के अवाम का खून बहाने वाले इख्तियार ऐवानों में मौजूद हैं और इस बात की पूरी इख्तियार के ऐवानों से की जा रही है। कराची के अवाम को किसी किस्म का कोई अमन और किसी किस्म की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ आज पाकिस्तान के अंदर हासिल नहीं है। ठीक है, मिराजुल हुदा साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। अहमद चनोई साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पहले कहा जाता था कि जी सियासी चुपकलिश का नतीजा है, टारगेट किलिंग्स ऐसे हो जाती हैं, वैसे हो जाती हैं, लेकिन ये टारगेट किलिंग्स वैसे हो कैसे जाती हैं कि हम रोक ही नहीं पाते। बार बार रहमान मलिक साहब आते भी हैं और कहते हैं वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, और स्ट्रिक्ट एक्शन होता नजर भी नहीं आता। आज सीआईडी ने जो कार्रवाई की है उसमें एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आप समझते हैं ये बड़ा एक सुराग हाथ लगा है? देखिए, बिल्कुल सही है। सीआईडी ने जो टारगेट किलर गिरफ्तार किया है, उन्होंने पूरी तहकीक के बाद और उसके ऊपर कई मुकदमात मौजूद हैं और मैं समझता हूं कि इससे कोई फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। लेकिन हमने हमेशा इस बात की निशानदेही की है कि देखें, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्टेक होल्डर्स कराची में मौजूद हैं वो किसी सूरत में नहीं चाहेंगी कि कराची का अमन तबाह व बर्बाद हो, इसलिए कि उन्होंने आइंदा इलेक्शन भी लड़ना है। बात सिर्फ इतनी है कि हम ये कहते हैं कि कोई थर्ड पार्टी एलिमेंट मौजूद है जो सिचुएशन को इग्नाइट कर देता है और फिर जो है वो चीज़ें ऑटोमेटिकली ब्लो अप हो जाती हैं, काउंटर एक्विजिशंस चलते हैं और कराची शहर का अमन जो है वो तबाह बर्बाद नज़र आता है। हमने ये हमेशा कहा है कि जी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मिलकर बैठे, साथ में जो स्टेक होल्डर्स हैं कराची के, जिनमें सोसाइटी के नुमाइंदे भी शामिल हैं, जिनमें मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी शामिल हैं, ये भी सब मिलकर बैठे और इसका एक सलूशन निकालें कि उनकी सफ़ों में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कराची के अमन को तबाह बर्बाद करने के लिए अपने पॉलिटिकल अज़ाइम को सामने लेकर आ रहा है। जब तक हम ये काम मिलकर नहीं करेंगे ये सिलसिला चलता रहेगा और कराची के शहरी जो है वो इस परेशानी से और इस खूनरेजी से निजात नहीं ना पाएंगे। ठीक है जी, वसीम अख्तर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। वसीम अख्तर साहब, आप पर आती हूँ। चनोई साहब कह रहे हैं कि साथ बैठकर इस गुत्थी को सुलझाना